नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। पुलिस आयुक्त का चला हंटर, 3 थानेदारों के बदले थाने, एक को किया नियंत्रण कक्ष अटैक। हृदयाघात से हुई कैदी की मौत, यवतमाल में होगा इन कैमरा पोस्टमार्टम। सफल रहा शिवसेना का ठिया आंदोलन, बुधवार से प्रारंभ होगी इरविन की बंद एक्सरे मशीन, प्रभारी जिला शल्य चिकित्सक ने दिए लिखित आदेश। और अंबा देवी के संगीत सेवा समारोह का 13वें वर्ष में पदार्पण, 17 नवंबर से 19 नवंबर तक चलेगा संगीत सेवा समारोह। तो ये थी आज की सुर्खी। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। इसके साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। विगत 4 माह से जिला सामान्य अस्पताल में तकनीकी खराबी के चलते बंद पड़ी एक्सरे मशीन को शिवसेना के ठिया आंदोलन के बाद बुधवार से प्रारंभ किए जाने को लिखित आदेश प्रभारी जिला शासन चिकित्सालय द्वारा दिए गए। गौरतलब है कि स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में जिले सहित बाहरी जिले से भी मरीजों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ इन मरीजों की सुविधाओं के लिए लगाई गई एक्सरे मशीन विगत 4 माह से तकनीकी खराबी के चलते बंद पड़ी है, जिससे मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में मंगलवार को महानगर पालिका के पूर्व विरोधी पक्ष नेता तथा जिले के युवा सेना प्रमुख प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में जिला शल्य चिकित्सालय के कक्ष में ठिया आंदोलन किया गया। दुसरी गोष्ट त्याला एक्सरे काढण्यासाठी शेवटी पैसे मशीनचे पैसे त्याला म्हणतो तू बाहेरून एक्सरे काढू। शासनानं तुम्हाला दिलेला पैसा आहे काय? एनी टाइम एखादा पेशंट आपली वेळेला कमी जास्त झालं तर त्या पेशंटला पैसे देऊन तुम्ही एक्सरे काढू शकत नाही का? प्रायव्हेट मध्ये अधिकार आहे मला थोडं माहित आहे, बिलकुल बरोबर। मग तुम्ही लोक त्या पेशंटला तिथं मरू देता, तो बिचारा त्याच्या हड्ड्या बाहेर निघाल्या होत्या, पण तुम्ही त्यालाही येत नाही। ऍक्सिडेंटचा त्यावेळी एक्सरा काढले जाते का? रात्रीचे पेन होता हे 8 पेशंट बाहेरून एक्सरा काढून बाहेरून तुमच्या तुमच्या 15 मध्ये भरती आहे 1200 रुपये लागले। माणसाशी आमचा कुठलाही लेणं देणं नाही, तुमचा आमचा वैयक्तिक राग नाही, काही नाही। आम्हाला फक्त खुर्चीची लेणं देणं। इथं पालकमंत्री आहे, इथे कलेक्टर साहेब आहे ना, मग याचा तुमच्या काहीच अधिकार नाही काय? कलेक्टर साहेबांकडून काय घेतो तुम्ही? तेव्हा डीपीटीसीची नंतर पण तुम्हाला अधिकार आहे की नाही एवढं सांगा। तेवढं सांग, मग बाकी नाही पाहिजे। 2-2.5 महिने त्यानं काय प्रक्रिया नाही केली। अहो जनता जिल्हा सामान्य रुग्णालय हे कशासाठी असते? गरीबासाठी रुग्णालय प्रक्रिया काय सांगू? बाजून पडलेला आहे। आम्ही त्या दिवशी रात्री प्रायव्हेट मध्ये काढून आणला एक्सरे, त्या पेशंटच्या पायाची हड्डी बाहेर होती। मी रात्रीपासून इथंच आहे, मग एक्सरा एखाद्या माणसाने डोक्याला लागलं तर आपण समजून मोठा प्रश्न करतो। स्कॅनिंग मशीन हा एक्सरा मशीन एक छोटा विषय आहे, हा काय मोठा विषय नाही आहे काय? सोनोग्राफी लेडीजचा प्रॉब्लेम चालू आहे, सोनोग्राफी चालू आहे। तुम्ही म्हणजे त्याचा ठेका घेतलाय का? आमच्या कंपनीने कॉन्ट्रॅक्ट घेतला। कोणत्या कंपनीला? फायबर सेंटर सर, लास्ट 1 इयर हे वर्ष झालं। मग यांना अगर प्रायव्हेट दवाखान्याला इतके दिवस थांबले असते का? चेन्नईची कंपनी आहे, चेन्नईची कंपनी। हे कंपनी कुठे तुम्हाला त्रास देऊन ना प्रायव्हेट कसं सुधरत आहे का दिवसात? बरोबर, मी बोलतो कंपनी बरोबर नाही ते पहिले करा आता। कसा कसा गावात 1.5 महिन्यापासून 1 महिन्यापासून देत नाही। 1 महिन्यापासून प्रायव्हेट एका दिवसात
मला साहेब पाठ नका बोलू. पाठचा ह्या विषय मी मुख्यमंत्र्यामध्ये गेलो नाही विचार. तो पाठ मला सांगू नका. अडीच पद्धत तरी काही झोपले आहे का ठेकेदार? तुमच्याकडून पैसा घेते ना? आता काढले लोक कंपनी जबाबदारी नॉर्म्स असतात ना, त्याच्यात किती दिवसात सुधारलं पाहिजे, काय सुधारण नॉर्म्स असतात. आपण करारनामा घ्या, त्याचा करारनामा दाखवा. काढा करारनामाची कॉपी. लगभग 5 घंटे चले इस आंदोलन में आखिरकार जिला शल्य चिकित्सक ने लिखित आदेश देते हुए बंद पड़ी एक्सरे मशीन को बुधवार से प्रारंभ करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए. पण विषय असा होता का अमरावतीच्या काही मशीना सामान्य रुग्णाच्या बंद पडलेल्या आहेत. त्यामध्ये एक्सरे मशीन अशी ही 4 महिन्यापासून 5/8 या तारखेपासून आज 5/11 होऊन गेली अशी परिस्थिती या इरिलच्या परिस्थितीमध्ये आहे. विषय महत्त्वाचा असा आहे का इथल्या ज्या मशीनामुळे 4 महिन्यापासून लोकांना रात्री बेरात्री येणाऱ्या लोकांचे पाय फ्रॅक्चर झाले असते, काही झाले तर यांना प्रायव्हेटमध्ये करून आणावं लागते. पण ही जी कंपनी आहे त्या कंपनीवर त्या कंपनीचं जे ॲग्रीमेंट आहे त्या कंपनीच्या ॲग्रीमेंटमध्ये स्पष्टपणे लिहिलं आहे की 7 दिवसात या कंपनीने ते आपलं त्याची सुधारणा करून द्यावी. पण ही कंपनी अन्य प्रायव्हेट लोकांशी काही सांठगाठ करून ते मशीन बंद ठेवतात आणि लोकांना येणाऱ्या इथल्या जे असतात त्या लोकांना नाजास पैसे द्यायला लावतात. म्हणजे शहरातल्या कुठेही गेले की ते पैसे लागते. आणि नवीन हे जेवढे आपले जसे इथले पेशंट असतात रात्री बेरात्री येणारे त्या पेशंटला नाहक पैसे देऊन त्या लोकांना त्रास. आजही इथे 70-70 लोकांची माझ्याकडे लिस्ट आहे. त्या लोकांना आजही त्यांचे एक्सरे काढलेले त्यांचे हातपाय तुटलेले आणि पडलेले आहे अशी परिस्थिती आज इरिलमध्ये आहे. आम्ही इथे आज या इथल्या आपल्या सामान्य रुग्णालयामध्ये आलो असतात CS साहेबांना पकडलं. शिवसाहेबांना आम्ही अशी मागणी केली की तुम्ही येतो ते आमच्यापर्यंत निर्णय देत नाही, आम्ही हे कॅबिन सोडणार नाही. तर आम्ही ते कंपनीवाले पण इथे पकडून ठेवले होते आणि CS साहेबांची कॅबिन पण आम्ही घेरून ठेवली होती. घेरून ठेवल्यावर आज सगळ्या गोष्टीचा निर्णय झाला आणि त्यांनी नंतर गुन्हा दाखल केला आणि उद्या सकाळी तो टेक्निशियन संध्याकाळपर्यंत आज रात्री निघणार आहे आणि तो टेक्निशियन उद्या येऊन इथे आज रात्रीपर्यंत काम करून उद्यापर्यंत ती मशीन सुरू करण्याचा त्यांनी असं पूर्ण हे केलं आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल केल्यास कंपनीवर एक पहिली महत्त्वाची जी बाब होती कंपनीवर गुन्हा दाखल करणं. काही इतकी मोठी कंपनी ऑल ओव्हर महाराष्ट्रात ते काम करतात त्या कंपनीवर गुन्हा दाखल केल्याच आहे. तुमच्या बाजून शासनाने काढून घेतला पूर्ण आणि 2.5 महिन्यापासून पाठ नाही उडाला. काय मशीनचं काय केलं तर तुम्ही कशासाठी घेतले? ॲग्रीमेंट कसं घेतलं? तुम्हाला कंपनी काय दिली? कशासाठी केलं सगळं गव्हर्नमेंटनं? तुम्हाला पैसे कमवण्यासाठी? प्रायव्हेट लोकांसोबत ऍडजस्टमेंट काय? पाठ करून घेतलं. पाठ कोण आला? चालेल कोण? बोलला तुला? बोलला? बोला ते लोक वर आम्ही काय खाली नाही आम्हाला. अरे हे इथं त्रास कुणाला येऊन आला? आम पब्लिकला त्रास आहे ना. मान्य करून आमची आमची इच्छा पैसा कमवून आम्हाला दिलं तुम्ही आलं आमची तीच इच्छा असते लवकर काय नाही झालं उलट आता मी इथं मी अमरावतीतच आहे. दादा कसं आपली नातेवाईक राहते ती लोक म्हणतात आम्हाला वाईट वाटते. पण कसं आहे एकदम 30,000 35,000 आपण खिशातून नाही अकोला डिव्हिजन अकोला ऍक्च्युली आम्हाला ऍग्रीमेंट बद्दल मी एवढं काही जास्त नॉलेज नाही. पैसे खाल्ले मग कसं म्हणणार ऍग्रीमेंट काय सांगते? ऍग्रीमेंट सांगतो तुम्हाला 2 दिवस 7 दिवसाच्या वरती मुबानी आज आम्ही आमच्या मंत्र्यांच्या मशीन चालू पाहिजे. मानव अधिकारचा हनन केलं. अरे मानव अधिकार पुढे आंदोलन करतो मी.
या डायरेक्ट लिहिलेल्या 2 ते 7 दिवसाच्या वर यांना हे बंदी सुद्धा आहे ते सारे पुरे प्रायव्हेट आले तो मुद्दाम करके रखा हुआ है उन्होंने प्रायव्हेट मधून लोक पेशंट लोक 4 महिन्यापासून मशीन बंद 4 महिन्यापासून मशीन बंद आहे. यायला सोडणार नाही मी. मुद्दाम बंद आहे. सगळं दिलेलं नाही ना 2 ते 7 दिवसाच्या वर यायला बंद ठेवायचं. बताया जा रहा है कि ठिया आंदोलन के दौरान ही एक्सरे मशीन के टेक्नीशियन अकोला से बुलाया गया. समाचार लिखे जाने तक फेबर सिंदूरी मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेटेड लिमिटेड के खिलाफ अपने काम में लापरवाही बरतने को लेकर सिटी कोतवाली में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी. पता चला है कि इनमें से नितिन पातेवार, प्रवीण फरतोड़े, नीलेश रांगोळे के नाम का समावेश है. मुंबईचे आहे ना. कोण आहे कोण आहे खाली वाचा पूर्ण दोन मिनिट. कोण आहे कोण म्हणजे कोण झाला हा कोण झाला महाराष्ट्राचा झाला ना त्याच्या खाली काम करू राहिले तुम्ही त्याला काय कायदा नका सांगू मी कायदा आहे तुमच्याशी उडून नाही बोलून राहिले काय काय भरून राहिलं रे जबरदस्ती तुमच्या पुढे एकदम जास्त शांतपणा काय आणि कंपनी रिपोर्ट केला आणि यायला पहिले तुम्ही यायचे मशीन वर चालू करून द्या. मी 1.5 वर्षापासून कार्यरत आहे आणि आमच्याकडची जी इरविन हॉस्पिटलची जी मशीन आहे एक्सरे मशीन जी आहे ती 5/8/2017 पासून बंद आहे आणि त्याबाबत आम्ही म्हणजे शासनाच्या वतीने आणि कमिशनर आपले जे NHMचे जे आहे आपले डॉक्टर प्रदीप व्यास यांच्याकडून आम्ही जो करार जो झाला आहे त्या करारामध्ये जे कंपनीचं नाव आहे ते मेसर्स फेबर सिंदूरी मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई यांच्याशी आमचा करार झालेला आहे आणि यांच्याकडे आम्ही एक म्हणजे प्रत्येक वर्षी आम्ही हा करार जो होतो आपला एक्सरे मशीन मेंटेनन्सचा एक्सरे मशीनचं जे रिपेअर आहे किंवा मिसिंग पार्ट आहे किंवा बाकीचे जे काय आहे त्यांनी त्वरित करून दिलं पाहिजे असं या करारामध्ये सुद्धा नमूद केलेलं आहे. तेव्हा आजच्या डेटला म्हणजे 4 महिन्याचा अवधी होऊन सुद्धा आणि आपल्या अमरावतीकरांचे जे हाल म्हणजे गरीब रुग्ण किंवा सर्व स्टेपचे रुग्ण आपले जे ऑर्थोपेडिकचे हँडिकॅपचे आमचे मेडिकल बोर्ड आहे हे सगळं आमच्या समोर होत आहे. त्यामुळे आजच्या डेटला मी ॲज अ जिल्हा शल्यचिकित्सक प्रभारी की या कंपनीच्या विरोधात म्हणजे काय की आपण गुन्हा नोंदवून राहिलो आहे आणि याची कॉपीसुद्धा आपण माननीय आयुक्त आरोग्यसेवा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य मुंबई मान्य संचालक मान्य जिल्हाधिकारी साहेब माननीय उपसंचालक साहेब आणि माननीय प्रवीण भाऊ वसंतराव हरमकर विरोधी पक्षनेता महानगरपालिका अमरावती जिल्हा प्रमुख युवासेना अमरावती यांना सुद्धा दिलेली आहे. आणि हे जे गुन्हा नोंदवलेला आहे हा आपण पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली अमरावतीला आजच्या तारखेला आपण गुन्हा नोंदवतो. ते नितीन बालाजीराव पातेवार बायोमेडिकल इंजिनियर आहे. दुसऱ्या नंबरवर प्रवीण मंडोपंत फरताडे हे सुद्धा बायोमेडिकल इंजिनियर आहे. आणि तिसरे आहे नितेश अशोकराव रांगोळे हे सुद्धा बायोमेडिकल इंजिनियर आहे. आजच्या डेटला सुद्धा त्यांनी आम्हाला असं आश्वासन नाही दिलं की बाबा आम्ही आजच्या आज करून म्हणजे 4 महिन्यात घेऊ सुद्धा त्यांनी टोटली म्हणजे त्यांचा दुर्लक्षपणा दिसून आला याच्यामध्ये निष्काळजीपणा आणि त्यामुळे आपल्या अमरावतीकरांचे जे हाल अपेक्षा गरीब रुग्णांचे आणि इतर सर्व रुग्णांचे जे होऊन राहिले आहे त्याबद्दल मला आजच्या डेटला म्हणजे अशी ॲक्शन घ्यायला लागली की बाबा त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवावा लागला. मी कोणताही मिसिंग पार्ट आमच्या म्हणजे इक्विपमेंटच्या एक्सरे मशीनच्या किंवा कोणताही इक्विपमेंट जे काही यांच्याकडे दिलेलं आहे आम्ही ते शासनाच्या वतीनंसुद्धा आणि ॲग्रीमेंटच्या ह्याच्यानुसार सुद्धा की यांनी 7 दिवसामध्ये कमीत कमी 7 दिवसात यांनी हा तो पार्ट रिपेअर करून द्यायला. परंतु आज 4 महिन्याचा अवधी होऊन सुद्धा यांनी कोणत्या प्रकारे म्हणजे त्याला दुरुस्ती करण्याबाबत कोणत्या प्रकारे कारवाई केलेली नाही आहे. आणि आजच्या डेटला सुद्धा ते कोणत्या प्रकारे असं आश्वासन आपल्याला देत नाही आहे. त्यामुळे आजच्या डेटला आपण तो गुन्हा त्यांच्यावर नोंदवित आहे.
तो वहीं दूसरी ओर शहर के 3 अलग अलग पुलिस थानों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर शिकंजा न कस पाने के बाद पुलिस आयुक्त के सब्र का बांध टूटा और अपने आदेश का हंटर चलाते हुए उन्होंने बडनेरा, सिटी कोतवाली तथा गाड़गेनगर के थानेदारों को इधर से उधर किया तो भातकुली के थानेदार को नियंत्रण कक्ष की ओर भेजे जाने के आदेश दिए। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने बीती रात शहर के 4 थानेदारों को इधर से उधर करने के आदेश जारी किए। इन थानेदारों में बडनेरा के डीएम पाटिल को सिटी कोतवाली के मनीष ठाकरे को गाड़गेनगर तथा गाड़गेनगर के कैलाश पुनकर को भातकुली एवं भातकुली के गोपाल भारती को नियंत्रण कक्ष में अटैच किया गया है। इसमें से सर्वाधिक चौंकाने वाला नाम है गाड़गेनगर के थानेदार कैलाश पुनकर का, जिन्हें भातकुली जैसा थाना सौंपा गया, जबकि भातकुली के थानेदार गोपाल भारती को नियंत्रण कक्ष अटैच किए जाने को लेकर उन पर कुछ आरोप के समाचार है। तो वहीं बडनेरा जैसे संवेदनशील थाने में निरीक्षक पद रिक्त हो जाने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। गौरतलब है कि बडनेरा थाना का बहुत सा हिस्सा ग्रामीण विभागों में आता है, जिसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि दीपावली के दौरान नवोदय विद्यालय में हुई 40 लैपटॉप चोरी के मामले के आरोपियों को सिटी कोतवाली थाने की टीम ने धर दबोचा, जिस पर उन्हें सीपी ने रिवॉर्ड भी घोषित किया। तो अगले ही क्षण यहाँ के मुखिया, जिनके देखरेख में इतने बड़े मामले का पर्दाफाश किया गया, उन्हें दूसरे थाने में रवाना होने के आदेश। क्या ये इनाम है या सजा, इस बात की चर्चा शहर में व्याप्त है। अब इस बात को लेकर भी महकमे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बडनेरा थाने में किस वरिष्ठ को भेजा जाएगा, जो पुलिस आयुक्त के नजरों में बडनेरा थाना क्षेत्र की वारदातों पर शिकंजा कस सकता है। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। किसी मामूली विवाद के चलते पति पत्नी द्वारा अपनी पत्नी पर रॉकेल उंडेलकर जला देने के मामले में आरोपी पति को जिला सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामूली विवाद पर अपनी पत्नी को रॉकेल छिड़ककर मौत की नींद सुलाने वाले पति को स्थानीय कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 2000 का जुर्माना भी सुनाया गया। जानकारी के अनुसार धामनगांव तहसील के वडगांव निवासी अजय मारोतराव ठाकरे का विगत 19 मार्च 2014 को अपनी पत्नी के साथ घटना वाली दोपहर 12:30 बजे के दरमियान किसी मामूली बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद अजय ने अपनी पत्नी नंदा पर रॉकेल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना में नंदा बुरी तरह से झुलस गई थी, जिसके बाद आरोपी अजय के साड़ू भाई ने नंदा को धामनगांव के पीएचसी में भर्ती कराया था। नंदा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे यवतमाल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एपीआई गोपिका कोड़ापे नामक महिला अधिकारी ने नंदा का 21 मार्च को बयान दर्ज किया। इस मामले में 6 गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। घटना के बाद आरोपी अजय पर दफा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया, जबकि नंदा की मौत 22 मार्च को होने के बाद अजय पर दफा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। जिस मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश क्रमांक 7 के न्यायाधीश मोडक ने आरोपी अजय ठाकरे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आ रही है वाशिम जिले से। वाशिम जिले के कारंजा तहसील स्थित ग्राम मैसाड़ा निवासी 24 वर्षीय सुमेध थोरात की अकोली फाटे पर हुई दुर्घटना के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। कारंजा तहसील के महसाला निवासी सुमेध मधुकर थोरात की अज्ञात वाहन से टक्कर होने पर मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह युवक सुबह 6 बजे अपने किसी काम के सिलसिले में मोटरसाइकिल MHK 9860 से धनच की ओर जा रहा था। अकोली फाटे तक पहुंचने पर सामने से आ रहे अज्ञात वाहन के साथ हुई भीषण टक्कर में युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस घटनास्थल पर देरी से पहुंची, जिसके चलते नागरिकों ने अपना रोष भी व्यक्त किया। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। स्थानीय कारागृह में यातायात कैदी की मंगलवार को हृदयघात से मौत हो गई, जो एक मामले में 10 वर्षों की सजा काट रहा था। बुधवार की रोज मृतक कैदी का यवतमाल के सरकारी अस्पताल में इन कैमरा पोस्टमार्टम किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। स्थानीय कारागृह में 10 वर्ष की सजा भुगत रहे एक कैदी की आज जिला सामान्य अस्पताल में मौत हो गई। मृतक कैदी का नाम सपन गावंडे बताया जा रहा है, जो कि बुल्ढाना जिले के नांदुरा का निवासी है। जानकारी के अनुसार स्थानीय कारागृह में दफा 304 के तहत सजायाफ्ता कैदी सनप गावंडे पर मामला दर्ज होने को लेकर 10 वर्ष की कैद सुनाई गई, जिसके तहत वह यहाँ के कारागृह में
सजा भुगत रहा था। मंगलवार की सुबह सपन के छाती में अचानक तेज दर्द उठने की शिकायत पर उसे पहले जेल के अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन दर्द अधिक होने से सपन को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान सपन की मौत हो गई। सपन का पोस्टमार्टम यवतमाल स्थित सरकारी अस्पताल में इन कैमरा होगा, ऐसी जानकारी सूत्रों से पता चली। अपनी शिक्षिका पत्नी की गला घोटकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार शिक्षक पति कीर्तिराज इंगोले को सोमवार को अदालत ने 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में अमरावती जिला कारागृह में भेज दिया। पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने सोमवार को अदालत में कीर्तिराज इंगोले को पेश किया। स्थानीय मेहरबाबा नगर की निवासी कविता कीर्तिराज इंगोले नगर परिषद छत्रपति शिवाजी महाराज प्राथमिक स्कूल में पिछले 10 वर्षों से शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। मंगलवार 7 नवंबर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह चांदूर रेलवे से एसटी बस से नांदगांव खंडेश्वर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन दूसरे दिन नांदगांव खंडेश्वर से सटे येनस गांव के निकट उसकी लाश मिली थी। 40 वर्षीय मृत शिक्षिका कविता के भाई गजानन कटक तलवारे की शिकायत पर नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने कीर्तिराज इंगोले को बुधवार 8 नवंबर को हिरासत में लिया था। पुलिस पूछताछ में इंगोले ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कविता की मौत गला दबाने से होने की बात सामने आई। नांदगांव खंडेश्वर अदालत ने आरोपी कीर्तिराज को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था। बच्चे देश का भावी भविष्य है, इसलिए हमें सभी बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चों के रहन सहन के स्तर ऊंचा उठाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इन्हें स्वस्थ, निर्मिक और योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यही संदेश चाचा जी बच्चों को दिया करते थे। बाल श्रम रोधी कानूनों को सही मायनों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। अनेक कानून बनने के बावजूद आज भी बालक श्रमिकों की संख्या वर्ष दर वर्ष वृद्धि से बढ़ती ही जा रही है। इन बच्चों का सही स्थान कारखानों में नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज में है, जो इस देश का भावी भविष्य है। लेकिन वही हमें ईंट भट्टी पर बाल मजदूरी करते दिखाई देते हैं। इन बच्चों को बाल दिन से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो केवल रोटी के लिए काम करना पड़ता है। अगर हमें वाकई में बाल दिवस मनाना है तो हमें उनके भविष्य के लिए, उनके अधिकारों के लिए एवं उनके जरूरतों के लिए आगे बढ़ना होगा। बाल श्रमिक बच्चों के जिंदगी में उजाला लाना ये हमें सभी का कर्तव्य है। आओ आज हम इस बाल दिवस के अवसर पर विसेन परिवार के साथ संकल्प करें, बच्चों के प्रति, बाल श्रमिकों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें। बच्चों के लिए यह बालक दिन महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन विद्यालयों में, घरों में तथा विविध संस्थाओं में बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 14 नवंबर को बच्चों के अधिकार, देखभाल तथा शिक्षा के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जाती है। आप सभी को बालक दिन की विसेन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व विधायिका सुलभाताई खोड़के के नेतृत्व में वराड़ विकास मंच के शिष्टमंडल ने निगम आयुक्तों की कुर्सी जब्त करने का अल्टीमेटम वाला निवेदन प्रभारी आयुक्तों को सौंपा। शहर के विकास को ठप्प करने का ठीकरा निगम आयुक्तों और मनपा प्रशासन पर फोड़ते सुलभाताई ने मनपा प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए शहर के विकास पर ध्यान देने की मांग की। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहर की स्वच्छता व्यवस्था, चरमराया जल वितरण, शहर पर मंडरा रहा प्रदूषण का खतरा आदि महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने कड़े सवाल मनपा प्रशासन पर दागते हुए शहर के विकास की रफ्तार रोकने के लिए मनपा को जिम्मेदार ठहराते हुए जल्द से जल्द शहर के मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने की मांग की है। सुलभाताई ने इस वक्त प्रकाश डालते हुए कहा कि जिले के पालक मंत्री, सांसद, विधायकों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना का भूमि पूजन किया गया था। उसे 11 माह बीत गए हैं, लेकिन नागरिकों को अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। शहर के स्वच्छता, इस नागरिकों के सीधे आरोग्य से जुड़े विषय पर भी मनपा हर मोर्चे पर नाकाम ही सिद्ध हुई है, जिससे अनेकों बीमारियों की चपेट में नागरिक आ रहे हैं। इन सभी विषयों पर मनपा तुरंत एक्शन ले, वरना निगम आयुक्तों की कुर्सी जब्त कर ली जाएगी। यह चेतावनी सुलभाताई के साथ प्रशांत डौरे, संजय आसोले, मनोज केवले, किरण भावे, पूर्व महापौर चरणजीत कौर नंदा, महेंद्र खत्री, किशोर चौहान सहित निवेदन देने आए सैकड़ों नागरिकों ने निगम आयुक्तों को दी। घरकुल योजना आहे, त्या घरकुल योजनेचं जवळपास उद्घाटन होऊन 6-7 महिने झाले, परंतु आज या ठिकाणी उद्घाटनला खासदार होते, आमदार होते, पालकमंत्री होते आणि यांच्या सर्वांच्या वतीने उद्घाटन झाल्यानंतर सुद्धा आज कामाला सुरुवात झाली नाही आहे। गव्हर्नमेंटकडनं पैसे आलेले आहे, पण त्या पैशाचा सुद्धा या ठिकाणी
त्या कामाला सुरुवात झालेली नाही आहे. तर घरकुल योजनेचं लोकांना फक्त या ठिकाणी गाजर दाखवण्यात आलं, परंतु त्याचं आजपर्यंत अजून कुठल्या कामाला सुरुवात झाली नाही. ते लवकरात लवकर तयार चालू करावं, जेणेकरून गरीब लोक आहेत त्यांना घरं मिळतील. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे अमृत जल योजनेचा. त्या संदर्भात ती स्कीम आपल्या इथे या ठिकाणी आली आहे, ती सुद्धा बंद पडलेली आहे. दुसरा प्रश्न पाण्याच्या संदर्भातला आहे की अमरावती महानगरपालिकेमध्ये अप्पर वर्धाचं पाणी येते. सुरुवातीला पाणी आपल्या शहरामध्ये फार कमी, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा या ठिकाणी पाणी कमी आलं आणि आपल्या अमरावती विभागामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी पाण्याच्या सुरुवातीला कमी आलं. पण परतीचा पाऊस जेव्हा आला, त्या परतीच्या पावसामध्ये या ठिकाणी अप्पर वर्धाचं धरण भरलं गेलं आणि भरल्यानंतर त्या ठिकाणी ते दारं सुद्धा उघडले गेले. परंतु 5-6 महिन्यापासून सुरुवातीला 1 दिवस आड पाणी येत होतं शहरामध्ये, तर त्या लोकांनी मान्य केलं होतं, आमच्या महिला भगिनींनी सुद्धा मान्य केलं होतं. परंतु त्यानंतर आज सुद्धा 5-6 महिने झाले तलाव त्या ठिकाणी असणारं धरण भरलेलं आहे, पाणी वाहून गेलेलं आहे. परंतु आजही सुद्धा या ठिकाणी 1 दिवस आड पाणी येतं. महिलांची या ठिकाणी पाण्याची किती कुचंबणा होते. पाणी नसलं तर घरामध्ये कामं होत नाही. या पद्धतीनं महिलांना त्यांना सामना करावा लागत आहे. तर त्या ठिकाणी आम्ही विचारलं, अधिकाऱ्यांना विचारल्यानंतर, एनजीबीच्या अधिकाऱ्यांना विचारल्यानंतर त्यांनी असं उत्तर दिलं की या ठिकाणी असणारी जी पाईपलाईन ती छोटी आहे, मग जुनी झालेली आहे, त्याच्यामुळे पाणी पुरवठा आम्ही करू शकत नाही. मग 5-6 महिन्यातच जुनी झाली का? आता खूप वर्षाची जुनी आहे, ती नवीन करायला पाहिजे होती, ती झालेली नाही आहे. गव्हर्नमेंटकडनं पैसा येत नाही, त्याच्यामुळे नवीन पाईपलाईन होत नाही. तर मग पाणी पुरवठा हा 1 दिवस आणायचं काय कारण आहे? सगळ्यात महत्त्वाचा विषय जो आहे संजय गांधी नगरचा, त्या ठिकाणी मी आमदार असताना तेव्हापासूनचा वन विभागाचा प्रश्न आहे. त्या ठिकाणी असताना आम्ही मंत्रालयात असताना हा मी प्रश्न मांडला होता. त्या ठिकाणी वस्तीतल्या लोकांना त्या राहण्याची घरं आहे, त्या ठिकाणी महानगरपालिका टॅक्स वसूल करते इतक्या वर्षापासून. माझंच का तो मुद्दा या ठिकाणी आलाय की इतक्या वर्षापासून ते लोक राहत आहेत, त्यांना बेघर करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी शासन करत आहे. मला या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की या ठिकाणी संजय गांधी नगरमध्ये इतक्या वर्षापासून लोक राहत आहे, महानगरपालिका टॅक्स वसूल होत असताना सुद्धा या ठिकाणी जर अशा पद्धतीनं या निवेदन देत असेल, या ठिकाणी त्यांना नोटीस देत असेल, या संदर्भात आम्ही ऐकून घेणार नाही. त्या ठिकाणी संजय गांधी नगरमध्ये असणाऱ्या रहिवाशांच्या पाठीशी आम्ही निश्चितच राहू. इस सनसनीखेज वारदात के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय संजय गांधी नगर तथा लुम्बिनी नगर निवासियों को वन विभाग द्वारा घर खाली करने की नोटिस जारी की गई, जिसके उपरोक्त इस नोटिस के चलते यहां के निवासियों में भूचाल ला दिया। तो दूसरी ओर इन घबराए हुए परिवारों के समर्थन में अब भरीब बहुजन महासंघ तथा भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आई है। संजय गांधी नगर के निवासियों को घर खाली करने के लिए वन विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने को लेकर नगर सेवक अजय गोंडा ने व भारी बहुजन महासंघ की ओर से वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को निवेदन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 45 से 50 वर्षों से यह बस्ती अस्तित्व में है व इस नगर में लगभग 2500 घर होकर 10 से 12 हजार यहाँ की लोक संख्या है। यहाँ के कुछ घरों को सन 1980 से महानगर पालिका का मालमत्ता कर लागू होकर यह नियमित रूप से भरा जाता है। इस बस्ती में समाज के मध्यम वर्गीय व गरीब लोगों का निवास स्थान है, जिसके चलते यहाँ की बस्ती को न हटाया जाए, यह मांग इस समय की गई। माझं नाव बाबाराव गायकवाड, शहर अध्यक्ष भारिप बहुजन महासंघ। या ठिकाणी संजय गांधी नगर, लुंबिनी नगर, पंचशील नगर हे जे नगर आहेत हे गेल्या 45 ते 50 वर्षापासून वसलेले असून त्या ठिकाणी शासनाच्या वतीने पूर्णपणे सुविधा त्यांना पुरवण्यात आलेल्या आहेत। उदाहरणार्थ घरकुलच्या योजना, पक्के रोड, पक्क्या नाल्या, पाण्याची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अशा सर्व सोयी सवलती त्यांना दिलेल्या असताना गेल्या अनेक 45-50 वर्षापासून सदर वस्तीमध्ये हजारोच्या संख्येने लोक राहत आहेत आणि अचानकपणे त्यांना नोटिसेस देण्यात आल्या की 7 दिवसाच्या आतमध्ये घरं खाली करा। हा त्यांच्यावरचा फार मोठा अन्याय आहे। म्हणून आम्ही भारिप बहुजन महासंघाच्या वतीने आज कलेक्टर साहेबांना निवेदन देत आहोत की वन विभागाला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने पर्यायी जागा द्यावी आणि संजय गांधी नगर, लुंबिनी नगर, पंचशील नगर या वस्तीमध्ये लोकांना कायमस्वरूपी त्या जागेचे मालकी हक्काचे पट्टे देऊन त्यांना तिथेच स्थायिक करण्यात यावं, अशी आमची कलेक्टर साहेबांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना विनंती आम्ही करतो। संजय गांधी नगर के निवासियों को वन विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने को लेकर आमदार सुनील देशमुख व बीजेपी प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी के नेतृत्व में वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को निवेदन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 45 से 50 वर्षों से यह नगर इसी बस्ती में स्थापित है।
इस नगर में लगभग 2500 घर होकर 10 से 12,000 यहाँ की लोक संख्या है। सन 1980 से महानगर पालिका का मालमत्ता कर लागू होकर नियमित रूप से यहाँ के नागरिकों द्वारा भरा जा रहा है। इस बस्ती में समाज के मध्यम वर्गीय व गरीब परिवारों के कुटुंब रहते हैं। इस नगर को यहाँ से न हटाए जाने की मांग भी इस समय ज्ञापन में कही गई। इस समय उप महापौर संध्याताई टिकले, नगर सेवक अजय गोंडा ने, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विजय शिंदे आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंबादेवी संगीत समारोह का आने वाले 17 नवंबर को शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके बारे में आयोजकों द्वारा जानकारी दी गई। तो शहरवासियों को इस आयोजन का लुत्फ उठाने की भी यहां पर उन्होंने बात की। साधनों से बड़े संकल्प, सही दिशा, कड़ी मेहनत व परिवार का प्रोत्साहन मिले तो विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी सुविचार को वास्तविकता में बदलते हुए अमरावती के रहने वाले अनुज व निखिल सारवानी, इन दो भाइयों ने एक उदाहरण समाज के सामने रखा। अंबागेट औरंगपुरा में रहने वाला यह सामान्य परिवार, माता कारपोरेशन में सफाई कर्मचारी, वहीं पिता हनुमान अखाड़े में कार्यरत है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चों के बेहतर भविष्य व अच्छी शिक्षा के लिए परिवार ने इन्हें सहयोग किया। इनके दोनों बेटे अनुज व निखिल 5 वर्ष की आयु से ही स्थानीय HUPM में विदर्भ केसरी रह चुके संजय तिरथकर के मार्गदर्शन में कुश्ती का प्रशिक्षण ले रहे थे। अनुज व निखिल की कुश्ती के प्रति लगन व मेहनत को देखते हुए संजय तिरथकर ने उन्हें आगे के प्रशिक्षण के लिए पुणे भेजा। अपने माता पिता की मेहनत को सार्थक करते हुए दोनों ही भाइयों ने हाल ही में हुई 7 से 10 नवंबर के बीच राज्य स्तरीय शालेय कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस स्पर्धा में निखिल ने प्रथम क्रमांक, वहीं अनुज ने द्वितीय क्रमांक प्राप्त कर बड़ी सफलता अर्जित की। यह सफलता मिलने पर कोच गोविंद पवार और शरद पवार ने उन्हें बधाई दी है। इतनी बड़ी सफलता मिलने पर सभी ओर से इन्हें बधाई दी जा रही है। आज बालक दिवस के इस मौके पर VCN परिवार का इनके जज्बे को सलाम। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आ रही है फिर एक बार वाशिम से। वाशिम जिले के कारंजा तहसील स्थित किशनलाल मदनलाल गोयनका महाविद्यालय को नैक समिति द्वारा B+ का दर्जा दिया गया है। बेरार जनरल एजुकेशन सोसाइटी अकोला द्वारा संचालित स्थानिक किशनलाल नथमल गोयनका कला व वाणिज्य महाविद्यालय को UGC द्वारा गठित राष्ट्रीय मूल्यमापन तथा प्रत्यायन परिषद ने B+ दर्जा प्रदान किया। 22 व 23 सितंबर 2016 इन 2 दिनों में नैक की PR टीम ने महाविद्यालय के कार्य व विविध विभागों की बीते 5 वर्षों की प्रगति का आलेख देखा। इस नैक समिति में पश्चिम बंगाल वर्धमान विद्यापीठ के माजी कुलगुरु डॉक्टर स्मृति कुमार सरकार यह चेयरपर्सन होकर मैसूर विद्यापीठ के डॉक्टर H राजेश्वर मेंबर कोऑर्डिनेट के रूप में समाविष्ट थे। नैक समिति ने 2 दिनों में महाविद्यालय के सामाजिक शास्त्र, वाणिज्य, ग्रंथालय विभाग, शारीरिक शिक्षण, अर्थशास्त्र, राजसेवा, मराठी विभाग आदि को भेंट दी। तत्पश्चात नैक समिति ने अपना अहवाल राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद बेंगलोर भेजा। प्राप्त अहवाल के अनुसार नैक ने B+ दर्जा प्राप्त होने को लेकर महाविद्यालय परिवार में आनंद का वातावरण है। सन 2011 में इस महाविद्यालय को B दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। पुलिस आयुक्त का चला हंटर, 3 थानेदारों के बदले थाने, एक को किया नियंत्रण कक्ष अटैच। हृदयघात से हुई कैदी की मौत, यवतमाल में होगा इन कैमरा पोस्टमार्टम। सफल रहा शिवसेना का ठिया आंदोलन, बुधवार से प्रारंभ होगी इरविन की बंद एक्सरे मशीन, प्रभारी जिला शल्य चिकित्सक ने दिए लिखित आदेश। और अंबादेवी के संगीत सेवा समारोह का 13वें वर्ष में पदार्पण, 17 नवंबर से 19 नवंबर तक चलेगा संगीत सेवा समारोह। ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, 1ली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रायली प्लॉट, अमरावती
या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।